हेलो बेटा। हाँ भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक। और क्या कर रहा था? हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो अच्छा, ये बताओ कि जो तुम्हारा कल वाला टॉपिक था वो तुमने रिवाइज कर लिया? हुआ या नहीं? तेरा हो गया? जो भी हमने उसके बारे में बात करी थी, डाइपोल के बारे में, लास्ट क्लास के क्या क्या टॉपिक थे बताओ, कौन कौन से डेरिवेशन करी थी? अच्छा, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, और क्या गया था भाई, तुम बताओ। ओके। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा। चलो, इतना तो याद है। एनीवे, तो यार अब देखो बच्चों, आज जो है ना हम लोग बात करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल के ऊपर। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि यार जब भी अगर हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो टर्निंग इफेक्ट हमारे को शो करता है, यानी कि हमारे को उसमें जो है टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अब हम लोग आज उस टर्निंग इफेक्ट को ही स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। जब भी अगर हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है, यानी कि वो घूमता है। सिंपल भाषा में अगर बताऊं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल फील्ड में, तो ये यकीन मानना कि वो टर्निंग शो करेगा, वो घूम जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग जो है टॉर्क बोलते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि टॉर्क जो है वो एक कैसी क्वांटिटी है। टॉर्क जो है एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन होती है रोटेशन की। तो अब वही हम लोग जो है इसमें स्टडी करेंगे। तो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। चलिएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। ठीक है, अब मान लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। ये हो गई हमारे पास फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हमने एक डाइपोल रखा इस तरीके से। ठीक है, यहां मैं नेगेटिव चार्ज को एज्यूम कर रहा हूं और यहां मैं पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम कर रहा हूं। ये मैंने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, तो अब देखो कि ये जो डाइपोल है, अब डाइपोल मूवमेंट किधर होती है? किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि डाइपोल मूवमेंट इधर होगी, पी वेक्टर। क्या हो जाएगा? पी वेक्टर। ओके, और इसकी जो डाइपोल लेंथ है वो कितनी होगी? 12 होगी। कितनी होगी? 12। ये हमने बना लिया, 12 है। ठीक है, और एंगल हमारे को दिख रहा है थीटा, ये है। क्लियर? अब देखो, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी और फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा क्यू। इसी तरीके से इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, यहां प्लस क्यू ई फोर्स है, यहां माइनस क्यू ई फोर्स है। अब ये जो फोर्स है, ये दोनों की दोनों फोर्स क्या हो गया? कपल क्रिएट कर लिया। ठीक है, और उस कपल क्रिएशन की वजह से अब ये टर्निंग शो करेगा। अब टर्निंग शो करेगा तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? टॉर्क का फॉर्मूला चाहिए। देखो, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब अगर ये है तो फोर्स तो हमारे को पता है कि फोर्स जो है वो है यहां पर एफ और प्लस माइनस क्यू ई। ठीक है, इस फोर्स की खासियत क्या है कि ये दोनों चार्जेस पर एक्ट कर रही है। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये कहां पर है? अलोंग द लाइन। ठीक है, किसमें? फील्ड की डायरेक्शंस में है, अपोजिट में है और उसके अलोंग में है। लेकिन आप अगर इसको देखें तो ये जो फोर्स है ये एक ही एक्सिस पर नहीं है, यानी कि यहां पर इस तरफ एक्ट कर रही है और इसमें इस कंडीशन में इस तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि अब आपको पता है कि इसने कपल क्रिएट कर लिया और फोर्स हो गई क्यूई। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें इसमें ज्योमेट्रिकली वैल्यूज को जो है बनाना पड़ेगा। तो उस ज्योमेट्रिकल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें बहुत ही बढ़िया तरीका रहेगा कि यहां से एक लाइन इस तरीके से बनाओ और इससे यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट का हमने नाम रख लिया सी, इसको नाम रख लो ए और इसका नाम रख लिया बी। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए ए बी सी।
तो बी सी क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है और ये 2l है तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। परपेंडिकुलर क्या होगा साइन थीटा के केस में, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल बन गया ना। तो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइन थीटा है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी एच साइन थीटा। एच की वैल्यू यहां है 2l साइन थीटा और परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहां पर BC, यानी कि BC की वैल्यू हो गई 2 साइन थीटा। ओके, और यही हमारे पास परपेंडिकुलर वैल्यू है, तो यहां पर इसको हम लोग लिख देंगे 2l साइन थीटा। क्लियर। तो इस तरीके से अब टॉर्क की डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। तो ये क्या हो जाएगा, QE इंटू 2l साइन थीटा। अब देखो ये जो Q है और 2l है, ये तो क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो टॉर्क हो जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है, वैल्यू हो गई PE साइन थीटा। अब अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना पड़े तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा, यानी कि जो टॉर्क हमें पता है कि वो तो साइन एंगल डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा सा हमारे को अब चर्चा का कोई सवाल बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि रोटेशन में हम लोग पहले से ही ये पढ़ के आ चुके होते हैं कि भैया ये जो वैल्यू है ये एक वेक्टर क्वांटिटी और साइन एंगल से ही ये चलेगी, क्योंकि ये वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट रूल को फॉलो करती है, ठीक है। तो अब अगर यहां पर हम देखें तो भैया PE साइन थीटा हो गया, तो अब देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर थी, इधर थी। सो डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है, दोनों में थीटा है। तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, तो यहां पर आ जाएगा टॉर्क की डायरेक्शन। इस केस में अगर ऐसा है तो, अगर अपोजिट हो गया तो वैल्यू अपोजिट चली जाएगी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी कि आप ये मान के चलो कि हमें पता है कि भाई अगर ये इस तरीके से घूम रहा है तो टॉर्क किधर जाएगा, इनसाइड द प्लेन, और अगर ये इस तरीके से घूमेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो टॉर्क किधर आएगा, आउटसाइड द प्लेन। तो इनसाइड और आउटसाइड का यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, या तो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, ठीक है, दो ही डायरेक्शन हो सकती है। अब यहां पर हम लोग साइन थीटा की वेरिएशंस पे देखते हैं। देखो बेटा कब होगा, अगर कंडीशंस हम लेते हैं, स्पेशल कंडीशन हम इसको लेते हैं, क्योंकि पेपर में हमारे पास जो सवाल आएगा ना वो इन स्पेशल कंडीशन के आधार पर ही पूछा जाता है। क्योंकि एनईपी में अब हमें पता है कि भैया डेरिवेशंस का जो वेटेज है वो काफी कम हो गया है, अब डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं आती है, उस टॉपिक में से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ना ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने डेरिवेशन पढ़ ली और हो गया, नहीं, अब आपको उसकी कंडीशंस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर कैसा हो रहा है, अब केस बेस हो रहा है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं और साथ में एमसीक्यू भी हो रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी बातों को हम लोग जब ध्यान में रखते हैं तो हमें उसकी कंडीशंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको इसकी डायरेक्शन बताई है, ये डायरेक्शन का भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अगर आपके पास डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, तो टॉर्क बताओ किधर होगा। तो इस तरीके से आप इसको डायग्राम कंप्लीशन भी ले सकते हैं, उसमें एक सवाल ही पूछना है बस, ठीक है। अब देखो अगर हम ये कह दें कि थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 है, अगर थीटा 0 हो गया तो मुझे एक बात बताओ भाई, जब थीटा 0 होगा तो फिजिकली कब पॉसिबल है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट पैरेलल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, तभी थीटा 0 होगा। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या होती है, अरे साइन 0 की वैल्यू जल्दी बताओ, है, हाँ ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो यानी कि टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, 0। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, अगर थीटा 90 है, अगर थीटा 90 है तो थीटा 90 का मतलब क्या हो गया कि डाइपोल मूवमेंट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब क्या हो गया कि यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डाइपोल को हमें ऐसा रखना पड़ेगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये वाली वैल्यू हो गई इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई ना बातें। तो P परपेंडिकुलर E हो गया, तो उस केस में क्या होगा, टॉर्क जो है वो PE हो जाएगा और मैक्सिमम टॉर्क होगा।
तो एक बात ये याद रखना कि टॉर्क जीरो मतलब मिनिमम। सो ये हमारी कंडीशन हो गई कि मिनिमम टॉर्क कब आएगा, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल रखा होगा, ये बात याद रखना। और डाइपोल की डायरेक्शन किससे होगी, डाइपोल मूवमेंट से होगी। और डाइपोल मूवमेंट क्या है, पी की डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव। आपको ये याद रखना है कि ये जो डाइपोल है ना, इसमें ये जो ये एरो लगा है, ये एरो किधर है भैया, इसके ऊपर फोकस करना है आपको, ठीक है ना। यानी कि डाइपोल मूवमेंट, या फिर आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव किधर है, इस पर ध्यान दे लेना। जैसे ही आप इस पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ये है तरीका क्वेश्चन को सही से समझने का और जानने का, ठीक है। ये याद रखो कि तरीका यही होता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहां से जो न्यूमेरिकल है वो भी बड़े ही सिंपल आते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आती है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल होता है, यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। और एनसीईआरटी में भी जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है कि एक डाइपोल है और उसकी डाइपोल मोमेंट गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है, और उस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, यानी कि अगर थीटा 30 हो जाएगा, अब आप मान लीजिए कि अगर थीटा 30 डिग्री हो जाएगा तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। और अगर ये वैल्यू 1/2 है तो टॉर्क हो जाएगा PE/2। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, PE डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आप लोग जो है इसको याद रखेंगे कि जो टॉर्क की वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी मैक्सिमम के। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट द कंडीशन एट विच द टॉर्क इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कितने एंगल पर होगा, तो 30 डिग्री पर होगा। कभी भी 45 मत ले लेना, ये याद रखना, क्योंकि बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो साइन 30 पर होता है मैक्सिमम की वैल्यू का हाफ, ठीक है, इसको याद रखना। और जो भी वैल्यू है आप डायरेक्ट पी और ई को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब मैं आपको एक नीट का पीवाईक्यू बता देता हूं, ठीक है ना, किस प्रकार का नीट का पीवाईक्यू। अब नीट के पीवाईक्यू में देखो क्वेश्चन क्या है। पहले तो आप लोग, हाँ भाई, यूट्यूब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, वो सभी जो है इसको पहले तो वीडियो को यहां से देखो, मैं हट चुका हूं, ठीक है। पॉज करो वीडियो को, पूरी डेरिवेशन को लिखो और सारी कंडीशंस को अपनी नोटबुक में लिखो। देखो पढ़ने का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। क्या है तरीका, कि आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, कॉपी के साथ में एक पेन रखना है, और जब पूरी डेरिवेशन हो जाए तो वीडियो को पॉज करके आपको सारी वैल्यूज लिखनी है। ये नहीं है कि आपने स्क्रीनशॉट रख लिया या फिर आप चलते फिरते बस सुन रहे हो और आपने सुनने के बाद आपने देखा कि हाँ जी हो गया, अब हमें आगे डेरिवेशन, ऐसे नहीं आएगी। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। ये बात याद रखना, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप इसको भूल सकते हैं, और प्रैक्टिस ही आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा, अब देखो एक नीट का पीवाईक्यू लेता हूं मैं यहां पर, नीट का पीवाईक्यू है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये नीट 2023 में आया था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 23 नीट, ओके। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with electric field intensity of 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम। यानी कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 दे रखा है न्यूटन पर कूलम में, ठीक है। और ये कहता है कि उसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है 4 न्यूटन मीटर का। द टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2L की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो आपसे Q की वैल्यू पूछी है, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, Q पूछा है, नीट का क्वेश्चन है, वह 1 मिनट का सवाल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। QE 2L साइन थीटा, आपको पता है Q निकालना है, टाउ बाय E2L साइन थीटा निकालना है। टॉर्क हमें दे रखा है 4 न्यूटन मीटर का। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहां पर अगर 1/2 होगा तो ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, तो 1 2 में यही लिख देता हूं। और 2L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर
माइनस, क्योंकि सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसलिए 2/100 कर देंगे, तो बटे 100 का मतलब कितना हो गया, -2, तो 2 इंटू 10⁻⁻², अब ये मीटर में आ गया। और साथ में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है 2 इंटू 10⁵, ठीक है। तो अब देखो यार, ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। क्या हो गया, 2 2 और ये 4, यानी कि 2 हो गया। अब ये 0 को हिसाब किताब कर लो, -3 आ जाएगा। 5 में से 2 गया 3, ऊपर गया तो -3, तो कितना होगा, मिली आ जाएगा। तो 2 मिली कूलम इज द आंसर। क्यू की वैल्यू हो गई 2 मिली कूलम। देखो इतना लड्डू सवाल आया था, किस में आया था, नीट का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपसे, ये नीट का, ठीक है। कोई, हमेशा मैंने आपको बोला है कि अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो बेटा आपको अपने दिमाग से ये हवा निकालने की जरूरत है कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, या हम लोग जो है अभी सीबीएसई पता नहीं। याद रखो, स्टिक टू द बेसिक्स, ओके। टू ऑल माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, आपके लिए भी बेटा यही इंफॉर्मेशन है कि आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रांग रखें, बार बार उनकी प्रैक्टिस करते रहें, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट उतने ही तरीके से याद रहेंगे। हमेशा एक बात याद रखो कि जिस तरीके की आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना, वैसा ही आपका परफॉर्मेंस होगा। सीधी सी बात है, कोई भी आपको बहुत ज्यादा सी बातों में उलझने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। और हमेशा एक बात याद रखो कि स्ट्रेस हमेशा उस बच्चे को आता है जो पढ़ाई नहीं करता है, यकीन मान लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आप उतना हार्डवर्क कर पाए ना कर पाए, आपका मेंटल स्ट्रेंथ उस तरीके का, वो आप अभी उतना प्रैक्टिस कर पाए नहीं कर पाए, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। देखो फैक्टर सारे रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ बुक उठाया, क्वेश्चन उठाया और करने लग गए, 5,000 सवाल कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा अपनी लाइफ में कि वो बहुत ज्यादा किताबें ले लेते हैं, बहुत पढ़ाई करते रहते हैं, बट स्टिल उनके अगर पेपर में हम परफॉर्मेंस देखें तो डाउन ही आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, इस बात के लिए सिंपल सा एक ही लॉजिक होता है कि कहीं ना कहीं उनका जो तरीका था उस तरीके में गड़बड़ थी। और तरीके में गड़बड़ क्या हो सकती है? वह तरीके में गड़बड़ आपको पता है कि बहुत सारी सी, क्योंकि देखो अब आप टीन एज में भी चल रहे हो, है क्या नहीं है। अब टीन एज की अपनी एक समस्याएं होती है, और यार दिक्कत की बात पता है क्या है बेटा, इस उम्र की इतनी सारी समस्याएं है ना, वो तुम अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकते, दोस्तों को बताते हैं। अच्छा, दोस्त भी सेम एज ग्रुप का है, उसको भी नॉलेज नहीं है, वो मिसगाइड कर देता है, ठीक है। सारी की सारी दिक्कतें फैलती हैं यहां से। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना, वो तैयारी करते करते जो है ना, बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे भी देखा है कि गलत आदतें पकड़ लेते हैं, वो गलत कंपनी पकड़ लेते हैं, गलत संगत में बैठना शुरू कर देते हैं, और अपने माँ बाप का तो भरोसा तोड़ते ही हैं, और साथ में अपने जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, देखिए ये बहुत गलत बात है, ठीक है ना। जो कर रहे हो वो लर्टेडली करो, मन लगा के करो, तरीके से करो, अपनी अच्छी नीयत के साथ करो, सीधी सी बात है भाई, ठीक है ना। जितने आप ऑनेस्टी से अपना काम करोगे, जितने आप तरीके से अपना काम करोगे, उतना ही तुम्हारा बढ़िया रिजल्ट आएगा, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया भाई टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहां पर। अब देखो यार, ये मैंने एक नीट का पीवाईक्यू किया। अब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही लड्डू टाइप के होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, अलग अलग कंसेप्ट में होता है। अब देखो, अगर मान लीजिए कि जहां पर अब इसमें टॉर्क डेवलप है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यार इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो डेवलप होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए यार, पोटेंशियल एनर्जी तो होनी ही चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखो, पोटेंशियल एनर्जी की मैं अभी डेफिनेशन में और चीजों को वहां पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में जाके मैं उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाला। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता है, ठीक है। और अगर आपको पता है तो हमें पता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी एनर्जी कैलकुलेट कैसे होती है, वर्क डन की टर्म्स में, ठीक है ना। और क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा हुआ तो टॉर्क दिखाएगा, टॉर्क उसमें डेवलप होगा। अब देखो, इसमें दो बातें हैं भाई। अगर टॉर्क भी डेवलप हो रहा है, एक बात को समझना आप तरीके से, टॉर्क डेवलप हो रहा है किसमें, किसमें डेवलप हो रहा है टॉर्क? डाइपोल में। अब आपको पता है कि जो वर्क डन है वो भी टॉर्क की टर्म्स में ही होगा, सीधी सी बात है। और जो वर्क डन होगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी,
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वर्क डन को कैलकुलेट कर दो। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि एक डाइपोल है, उसको आपने थोड़ा सा टर्न करा डी थीटा एंगल से, तो जब आपने उसको किया तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, टाउ डी थीटा। ठीक है, ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है। तो और टाउ की वैल्यू क्या है, पीई साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसको यहां पर डाल करके और टोटल वर्क डन निकाल दो। अब टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, कहां से, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक पीई साइन थीटा डी थीटा, ये कर दो भाई। अब अगर आप इसको करोगे तो पी और ई तो कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई माइनस कॉस थीटा, और भाई लिमिट आपको पता ही है थीटा 2 और थीटा 1, तो क्या हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास जो वर्क डन है यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अब इसको जब हम लोग मॉडिफाई करेंगे, नेगेटिव साइन को अंदर डाल दो, तो ये थीटा 1 और थीटा 2 दो वैल्यू बन जाएगी भाई। अब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीई, ये जो नेगेटिव साइन था मैंने इसको अंदर ले आया, तो ये थीटा 1 तो हो गया पॉजिटिव कॉस थीटा 1, और थीटा 2 हो गया नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा 2, ये हो गया भाई। अब देखो बेटा, मान लीजिए कि मैक्सिमम टॉर्क कहां पर होगा यार, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होगी, अभी अभी मैं करके आया था, कौन से एंगल पे थी रे, 90 पे, वेरी गुड। तो अगर मान लो थीटा 1 की वैल्यू 90 है, ठीक है, वो 90 पर है भैया, और थीटा 2 आप कोई भी एंगल थीटा ले लो, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया भाई। ठीक है, माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने परपेंडिकुलर जब वो था वहां से उसको टर्न करके किसी एक एंगल पे जब आप लेके आए, मान लीजिए ये डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ था। ठीक है भाई, तो पेन का है, एक पेन तो दो, पेन ला। अब देखो भाई, जैसे कि अब ये है यार, अब जिधर इसकी कैप है, अब ये कैप इधर है, अब ये जो कैप है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ये यहां पर रखा है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया है। हाँ, अब आप इसको टर्न करते हो किसी भी एंगल पे, मान लीजिए आपने इसको ऐसे टर्न किया, किसी एंगल थीटा के ऊपर आपने इसको टर्न कर दिया, तो जैसे ही आपने इसको टर्न करा थीटा एंगल पर, तो ये थीटा वो है, ये पहले था, आंसर क्या आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या होंगे, अब यहां पर ये डेरिवेशन भी नहीं है, इसकी भी कुछ स्पेशल कंडीशन है जो कि आती है पेपर में। ठीक है, अब वो स्पेशल कंडीशन क्या क्या होंगी, देखो u की वैल्यू होती है, अब ये थीटा डिपेंडेंट होगा, यानी कि ये कॉस डिपेंडेंट है। अब कॉस की वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो जीरो ले लेते हैं हम, सबसे पहले थीटा को मैंने जीरो ले लिया। अब यार कॉस जीरो क्या होता है बेटा, कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो ये 1 होता है, हमें पता है कि अगर कॉस जीरो की वैल्यू 1 है तो u की वैल्यू क्या हो गई, माइनस पीई। ये जो माइनस पीई आ गया ना, ये जो इसकी पहली कंडीशन थी माइनस पीई, इसका नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका क्या नाम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल कंडीशन आ गई इसकी। ठीक है, और ये कब होगा, थीटा जीरो कब होगा, थीटा जीरो जब होगा कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और तो डाइपोल कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे। ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें, अनस्टेबल की आ जाएगी भाई। अब क्या हो जाएगी, एक बार स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अब इसी को जो है दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो यार ये थीटा जीरो क्या हो गया, व्हेन डाइपोल मूवमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो डाइपोल मूवमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पी की डायरेक्शन भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, तो यानी कि ये जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो u की वैल्यू माइनस पी आ जाएगी। फिर आ गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल के लिए यार अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अनस्टेबल के लिए इसको 180 डिग्री से घुमाना पड़ेगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, व्हेन थीटा बिकम्स 180 डिग्री, तो उसमें कॉस 180 क्या होता है, -1, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस पीई
इंटू -1, तो ये हो जाएगा प्लस पीई। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आ जाएगी तो ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो यहां हो गया पॉजिटिव चार्ज और यहां हो गया नेगेटिव चार्ज। अब डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। इस तरीके से जो है हम लोग इन दोनों बातों को समझ पाएंगे कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एंटी पैरेलल। ठीक है, तो जब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट एंटी पैरेलल की टर्म्स में आएगा तो हम लोग जो है इसको समझ पाएंगे कि यार ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ना एक जीरो पोटेंशियल एनर्जी भी आता है। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी, देखना थीटा 90 पर। थीटा 90 पर जो है, जब थीटा 90 होगा तो cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो u की वैल्यू जीरो। तो यहां पर जो है क्या होगा, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ये भी एक कंडीशन होती है। ठीक है, और पेपर में सीबीएसई में यहां से इस प्रकार के सवाल कई बार आए हैं। कई बार तो क्वेश्चन पता है सीबीएसई में क्या आया, सिर्फ ये वाला स्पेशल कंडीशन, यही 2 नंबर में पूछी हुई है आपसे। और मैं अभी भी आपको श्योरिटी से देता हूं कभी ना कभी ये सवाल फिर से आएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, अनस्टेबल की क्या है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी वो आप प्रैक्टिस से ही समझ पाओगे, लेकिन कंडीशंस यही है। आप इसको जितने तरीके से, जितनी बार इसको रिवाइज करोगे, रिमाइंड करोगे अपने दिमाग में, जितनी बार इसको आप लोग करोगे तो उतना ही आपको जो है बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। एक बात ये याद रख लेना भाई, ठीक है ना। हाँ, तुम्हारे को क्या दिक्कत हो रही है आज, थोड़ा अनईजी सा लग रहे हो, बताओ क्या हो गया, सर में दर्द? अरे तो फिर कुछ दवाई वगैरह मंगवाएं? नहीं नहीं है, अच्छा। देखो यार एक बात है ना बच्चों, वैसे तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको ना इस उम्र में ये दर्द वर्द होने नहीं चाहिए, मैं सही बताता हूँ। लॉजिकली तो बात यही है, क्यों नहीं होने चाहिए, ये जो सर का दर्द है ना उसके कुछ ही कारण होते हैं। हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सारा का सारा, हाँ उसमें से कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो एक तो स्ट्रेस रीजन हो सकता है, एक रीजन हो सकता है कि आपका खान पान कैसा है, फिर आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं। हाँ मैं आप लोगों को ना इस बारे में जरूर वो कहना चाहूंगा यार, एक्सरसाइज आपकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बना लो। देखो पहला सुख निरोगी काया, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज करने का तुम्हारे लिए जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर होना चाहिए। एक्सरसाइज इज नॉट द टाइम वेस्ट, इट इज द इन्वेस्टमेंट इन यूर सेल्फ बाय यूर सेल्फ। हमेशा एक बात याद रखो, क्या होता है भैया, YouTube, my YouTube peoples, students and all my near dear ones on the YouTube, तो बेटा आप लोग बताओ क्या होगा, क्या होता है। देखो मैं आपसे इतना ही बताना चाहूंगा और इस वीडियो के थ्रू मेरा यही मैसेज होगा कि आप लोग पढ़ाई जो करते हो ना उसके साथ में आपका जो वर्कआउट का शेड्यूल है वो बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज इज द की, जितनी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि जिम में गए हैं और बस वही होगा, नहीं। वॉकिंग इज एक्सरसाइज। अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो आप 2 घंटे दौड़ लीजिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर 2 घंटे, हाँ देखो कैसे चौक रहा है, 2 घंटे इतना कैसे दौड़, अरे यार जो मैराथन रनर होते हैं नॉर्मली वो लोग भागते हैं, मैं भी रनिंग करता हूं, मैं भी अपना एक्सरसाइज करता हूं, ऐसी तो बात नहीं है, ठीक है। हाँ तो अगर आप ये मान के चलो कि आधे घंटे में अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ लोगे ना तो बढ़िया पेस है आपका, एकदम दुरुस्त रहोगे। एंड मैं आपको बता देता हूं, जो लोग रनिंग करते हैं ना उनको कभी सर में दर्द नहीं होता है, ये गारंटेड है, 100% है ऐसा कि जो लोग रनिंग करेंगे उनको सर में दर्द होने की संभावनाएं ना के बराबर होती है, इम्पॉसिबल होती है, ठीक है। हाँ कोई मेडिकल रीजन है, कोई और कुछ रीजन है, बट ये स्ट्रेस, गैस और जो इस तरीके के जो बिना बात वाले जो रीजंस हो सकते हैं ना वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं फिर, क्योंकि आप जो खाएंगे वो आपका डाइजेशन बढ़िया रहेगा तरीके से। तो इन सब बातों को ना थोड़ा सा ध्यान में रखना, फिटनेस के ऊपर थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है।
और ये हमारे आज हो गया डाइपोल का टॉपिक इसके ऊपर। अब देखो मैं आपको जो है ना कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ नीट के बेसिस के, ठीक है ना। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यार डाइपोल के क्वेश्चन पिछले सालों में कैसे आए हैं, ठीक है। तो अब देखना, मैं क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं उसी पे ध्यान रखना और उसके ऑप्शंस किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। देखना क्वेश्चन को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं करने हैं किसी भी चीज को, बहुत इजी वे से उसको बात रखना है और जितना आप इजी रखेंगे उतनी बात होगी। देखना अब मैं आपके सामने नीट का एक पीवाईक्यू रख रहा हूं, ठीक है बेटा। ये देखो, ये है नीट का 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। नीट के पीवाईक्यू है, ठीक है, नीट पीवाईक्यू। और ये 2022 का क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है देखो, ये है 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल, वो एल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं एज शोन, मतलब वो दिखा कैसे रखे हैं फिगर में, ऐसे दिखा रखे हैं। देखो आपके पास कोई भी जो पीवाईक्यू की बुक है ना उस पर खोल लेना, उसमें एक क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर ग्रेटर देन एल, यानी कि ये आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पे बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब डिस्टेंस आर बहुत बड़ा होगा एल से, और एल है इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। जब आर बहुत बड़ा होगा, अब मान लीजिए वो डिस्टेंस आर इधर भी हो सकता है, ठीक है, यहां से मेजर करेंगे तो आर इधर भी हो सकता है, और वो आर जो है वो इक्वेटोरियल लाइन ऊपर भी जा सकता है, कहीं भी, मतलब कोई भी फैक्टर है। तो इसने ये पूछा है कि वो जो वेरिएशन है किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। ऑप्शन इसने क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन इसने दे रखे हैं ये 1/r², 1/r³, 1/r4 और 1/r6। अब एक बात बताओ, मैंने आपको पिछले वीडियो में और पिछली क्लास में क्या बताया था कि यार ये जो फैक्टर है ना, मैं देख लो भाई रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूं और पिछले पे भी मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना एक्सियल लाइन पे या उसके ऊपर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे वेरी करती है, 1/r³, ठीक है। ये मैं वही बता के आया था टॉपिक में, और देखो ये नीट में आया हुआ है तो ऑप्शन इसका यही हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं यार, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और आपके डॉक्टर बनने के। अब देखो मैंने अभी एक टॉर्क का क्वेश्चन कराया था 2023 का, ठीक है, लड्डू क्वेश्चन, एकदम लड्डू क्वेश्चन, ठीक है। और अब ये वाला कौन से वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2022 का करवाया है मैंने। 22 में भी एक क्वेश्चन आया इस टॉपिक से, 23 में भी इसमें से आया एक, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, ये जो है, अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना जेई में 2023 अप्रैल में भी आया था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन, सेम जेई, जेई मेंस में 2023 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, सेम, कोई दिक्कत ही नहीं। और बताओ यार क्या करोगे तुम लोग, मतलब इससे ज्यादा आसान क्या होगा। और यकीन मान लेना भाई मेरे यूट्यूब के विद्यार्थियों, तुम लोग बस जो है मेरे क्वेश्चंस पढ़ते रहना, तुम लोग जितने भी मेरे क्वेश्चंस को समझोगे और तरीके से अगर तुम्हें पता लगेगा तो एक बात याद रख लेना कि नीट के जितने भी सवाल है ना, मैं हर टॉपिक के आपको पीवाईक्यू हर वीडियो में अपने साथ ऐसे ही दिखाता चलूंगा, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस थे ये बहुत इजी होते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है, ठीक है ना। बस बात एक ही है, प्रैक्टिस इज द की। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी और जितना आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे अपने आप क्वेश्चन होते रहेंगे। चलिएगा अब एक नीट का देखो पीवाईक्यू ले रहा हूं मैं, ये है क्वेश्चन 2020 का। तो मैंने अभी जेई का और नीट के दो क्वेश्चन आपके सामने रखे इस टॉपिक से, तो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन रखता हूं मैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखो अगला क्वेश्चन होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, और उसमें क्या है देखो भाई, ये है नीट का 2020 का क्वेश्चन, नीट का 2020 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है ये नीट का, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो अपनी पीवाईक्यू वाली बुक उठा लेना। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ये बना लो डाइपोल, माइनस क्यू, ये बना लो प्लस क्यू, और भाई ये बना लिया इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, ओके।
प्लेज इक्वेटोरियल लाइन, डिस्टेंस दे रखा है स्मॉल आर, ओके। और फिर ये कहता है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो पी है। अब डाइपोल मोमेंट इसने है ना पॉजिटिव दे रखी है। देखो क्वेश्चन यहां से पिक करना होता है आपको, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब यार डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रही है, तो ये कौन सा एक्सिस है, प्लस पॉजिटिव है ना ये तो उसने डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में पॉजिटिव दे रखी है। ठीक है, हो गई, कोई बात नहीं जी। अगर वो इसके ऊपर नेगेटिव साइन डाल देता, इसके ऊपर नेगेटिव साइन दे देता, तो डाइपोल मोमेंट किधर आती, नेगेटिव एक्सिस पे, ऐसे। यानी कि अब आपको चार्ज ऐसे पिक करने पड़ते, या तो प्लस क्यू होता है या ये माइनस क्यू। अब डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, इस तरफ है। अब क्या है, ये नेगेटिव देना पड़ेगा आपको, इन दोनों में ये फर्क है। तो इसलिए उसने क्या दे रखा क्वेश्चन में, ये वैल्यू प्लस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इज गिवन बाय दिस, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब देखो बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, अब वो पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है, पहले ऑप्शन में तो दे रखा है माइनस पी क्यूब बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरे वाला है एक प्लस में दे रखा है और एक स्क्वायर में दे रखा है। चलो, एक में दे रखा है पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये तो हो गया प्लस माइनस का डिफरेंस है। आगे वाले भी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही गलत थे, क्योंकि वो स्क्वायर के डिस्टेंस में है, तो स्क्वायर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उनको मैं लिख भी नहीं रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना है बेवजह का। अब देखो यार, अब आप लोग जो है ना इन दोनों में ही कंफ्यूज हो गए कि यार ये होगा या ये होगा। बिल्कुल तरीके से बात सुनना एकदम। जब आप डाइपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे कि ये डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है, तो यार एक बात बताओ, पॉजिटिव फील्ड ऐसे जाएगी, नेगेटिव फील्ड ऐसे आएगी। ठीक है, अरे यार रिजल्टेंट फील्ड तो ऐसे जाएगी ना किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोगे तो। ठीक है, ये फील्ड किस तरफ है, ये नेगेटिव एक्सिस पर है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, तो ऑप्शन यही करेक्ट हो गया। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, यकीन मान लो क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड का है। और मैंने पिछले वीडियो में भी और क्लास में भी तो सेम ही बात है, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि यार बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो 10-10 सेकंड में होते हैं। बस आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है, जितना आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्टिक टू द बेसिक्स। ये नहीं है सर कौन सी बुक पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, कुछ नहीं पढ़ना है भैया, एनसीईआरटी पढ़ो। और जो आपके पास नोट्स है और कॉन्सेप्ट है, अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दो। एक एक बारीक चीज पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को ऐसी ही समस्याओं का समाधान निकालना होता है। उसके पास, एक बात बताओ यार, तुम एक डॉक्टर बन गए, ठीक है, अब तुम डॉक्टर बन गए, ठीक है, तुम डॉक्टर बनने के बाद तुम्हारे पास एक ऐसा पेशेंट आया जो कि एक्सीडेंट में इंजर्ड है, ठीक है, और वो बेहोश है, वो मुंह से कुछ बोल नहीं सकता। अब तुम्हारा काम है कि उसको ये चेक करना कि उसको कहां कहां इंजरी हुई है, क्या क्या उसको हुआ है। तो उनको ऐसे दिमाग का ही एक विद्यार्थी चाहिए, ऐसे दिमाग का विद्यार्थी। इसीलिए वो प्रॉब्लम भी ऐसी ही रखेंगे आपके सामने। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है, ये याद रखो कि एक डॉक्टर की जैसा ही सोच अपने अंदर डेवलप करनी है। ये सारे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है ही नहीं कोई सीन। ठीक है, अब देखो ये, हालांकि अब ऐसा ही क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन था, ये 2001 का, खैर बहुत पुराना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो ये बोल रहा है द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट। तो यार पी क्रॉस ही होगा वो तो, पी क्रॉस ही। ठीक है, ये जब नीट नहीं होता था सीबीएसई 2001 का सवाल है। ये देखो कितना लड्डू सवाल है, डायरेक्ट टॉर्क का ही फॉर्मूला पूछ लेते थे उस टाइम पे। हालांकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं आते, अब थोड़ा सा, लेकिन क्या घुमाएंगे आप सोच के देखो ना यार, क्या घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे। बस अब मान लो, आप मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया और आपको डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपने अपना कमजोर रख दिया, क्वेश्चन वहीं से फंसेगा, क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को कि ये विद्यार्थी यहां ध्यान नहीं देने वाला। मैं, उनको पता होता है कि यहां पर विद्यार्थी का ध्यान नहीं जाएगा, और मैं अपने विद्यार्थियों को, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, उन सभी का उन्हीं बातों पर, हर टॉपिक पर मेरा एक ही फोकस होता है कि यहां सोचो, यहां से क्वेश्चन बनेगा, इस तरीके से बनेगा। फिजिक्स का कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बना रखी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक विद्यार्थियों ने अपने दिमाग में एक अननेसेसरी का हाइप क्रिएट कर रखा है। और मेरा इंटेंशन और मेरा इंटेंट
इन वीडियो के थ्रू यूट्यूब पर आकर के पूरे भारत के बच्चों को यही सिखाना है कि बेटा इतना मामला मुश्किल नहीं है जितना बना रखा है, एकदम आसान है। और एक एक टॉपिक को सिद्ध करके दिखाऊंगा, एक एक टॉपिक को, कि देखो उस साल ऐसा सवाल आया, इस साल ऐसा आया और इस साल ऐसा आया, और यहां पर तुम गलतियां करते हो। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, हर वीडियो को बड़े तरीके से ध्यान से देखो। देखो मेरे वीडियो ना घूमते फिरते देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे वीडियो जब देखो एकदम शांति का माहौल है, पढ़ने का मूड है, हाथ में कॉपी है, पेन है, जो पढ़ा रहा हूं लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, जब है मजा, यकीन मान लो तुम्हारा नीट और तुम्हारा जेई और कुछ भी है यार, मैं कभी फोकस नहीं करता इस बात के ऊपर कि सिर्फ नीट फोकस्ड है या जेई फोकस्ड है, नहीं। मेरा ईमान और मेरा धर्म फिजिक्स है। मैं आपको फिजिक्स सिखाने आया हूं और इस तरीके से सिखाऊंगा, यकीन मान लेना मजा आ जाएगा। बस बात एक ही है कि बात यहीं पर है कि तुम उसको कितने कंसंट्रेशन से सुनते हो, कितने तरीके से प्रैक्टिस करते हो और कितनी बार बार उसको रिवाइज करते हो, और तुम अपने लिए कितने ऑनेस्ट हो, कितने डेड ऑनेस्ट हो। दैट इज द की। ठीक है, तो आज की जो मेरी क्लास है वो यही खत्म होती है, फिर आगे की बातचीत बेटा अगली उसमें करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, चलो मजे करो, एंजॉय टू ऑल दिस, एंजॉय।